नमस्कार, स्वागत है आप सबका पॉलिटिकल पंचायत में। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन और एक बार फिर से एक बड़े मुद्दे के साथ हाजिर हैं हम। हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव ने सभी राजनीतिक दलों की दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं और बढ़ी हुई धड़कनों के साथ कांग्रेस का बिखराव पार्टी को किसी पंचर ट्यूब की तरह बना रहा है, जिससे हवा धीरे धीरे लीक हो रही है। वहीं बीजेपी का जोश हाई है और इतना हाई कि बड़ौदा में शायद अब बीजेपी उम्मीदवारी की होड़ में नहीं है बल्कि विधायक बनाने की दावेदारी कर रही है। जैसे जैसे बड़ौदा उपचुनाव का समय नजदीक आ रहा है, इसकी सरगर्मी और प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम सियासी समीकरणों को भी बदल रहे हैं। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट है और बीजेपी का यही कॉन्फिडेंस कांग्रेस के बिखराव वाले घाव पर खूब चोट कर रहा है। साथ ही बीजेपी बड़ौदा में अब उम्मीदवारी की बात नहीं बल्कि सीधे विधायक बनाने की दावेदारी कर रही है। हरियाणा में बड़ौदा का उपचुनाव किसी के लिए चुनौती तो किसी के लिए लिटमस टेस्ट और किसी के लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर सामने खड़ा है, जिसके लिए सत्तारूढ़ बीजेपी तैयार है। नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ ही बीजेपी ने संगठन की मजबूती का खूंटा गाड़ दिया, लेकिन वहीं कांग्रेस में लंबे वक्त से जिला स्तर की टीम तैयार न हो पाने के चलते कई सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिलने के बाद धनखड़ ने एक ही दिन में नए सिरे से बीजेपी की नई टीम खड़ी कर दी, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस विधानसभा चुनाव के करीब 10 महीने बाद भी कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाई। और जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संगठन का होना या न होना अलग बात है, लेकिन कांग्रेस में काफी उत्साह है। आप देख रहे हैं कि संगठन हो ना हो, लेकिन कांग्रेस में और आम लोगों में कितना उत्साह है। संगठन भी बनेगा, संगठन भी बनेगा। कब तक इसकी घोषणा होगी? संगठन बनेगा। कोविड के कारण हम जरूर थोड़ा पीछे रह गए हैं, लेकिन संगठन भी बनेगा। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान को डैमेज कंट्रोल की तरह देखा जाए या फिर इसे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद बीजेपी के कॉन्फिडेंस के सामने संभलता हुआ बयान कहा जाए। खैर, इन दोनों में से कुछ भी हो, एक मतभेद ही सबसे बड़ी वजह रहा, जो ना ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तंवर कार्यकारिणी तय कर पाए थे और अब ऐसी ही स्थिति कुमारी सैलजा के साथ भी नजर आने लगी है। कांग्रेस की कार्यकारिणी गठित न होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बड़ौदा में कहा कि कांग्रेस विधायक दल के नेता से तालमेल न होने के कारण ही तंवर कार्यकारिणी गठित नहीं कर पाए थे और अब सैलजा पर भी संकट के बादल नजर आ रहे हैं। ओपी धनखड़ ने सीधा सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ इशारा किया। अध्यक्ष के साथ जब तालमेल ही नहीं है विधायक दल के नेता का, तो कैसे इस प्रकार के निर्णय आ सकते हैं। पहले भी एक दलित परिवार से एक बेटा आया था अध्यक्ष बन के, ना तो उसकी कार्यकारिणी गठित होने में जो संकट आए थे, उसके संचालन में, उसके आगे चलने में जो संकट आए थे अशोक तंवर जी को, वो आपको पता है। आखिरकार बेचारा पार्टी छोड़ के बाहर निकल गया और ऐसे ही संकट अब दलित की बेटी सैलजा के सामने उत्पन्न किए जा रहे हैं। एक तालमेल जो है और कांग्रेस पार्टी को झगड़े। खैर, बीजेपी तो अपने नए सिपाह सलारों के साथ कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, तो कांग्रेस अपने बिखराव की परिधि में ही कुएं की मेंढक सी छलांग लगाती दिख रही है। वहीं बीजेपी के कॉन्फिडेंस की अगर बात की जाए तो वो इतना है कि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर बीजेपी नेताओं के बयान पहले भी साफ इशारा देते आए हैं, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष ने उम्मीदवारी की मारामारी छोड़ सीधे विधायक बनाने की दावेदारी कर डाली। बड़ौदा उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में समन्वय करने की है और विस्तारक है, सोनीपत जिले के कार्यकर्ता हैं और सभी से फीडबैक भी लिया है और उनको धीरे धीरे करके जिम्मेदारियां देंगे। और बड़ौदा हल्के का जो एक हमें मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी का पहली बार कमल खिलाने का, कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है और सुनिश्चित करने के लिए सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं कि बड़ौदा की सीट जो है पहली बार कमल के निशान पर जीते। भारतीय जनता पार्टी का विधायक सरकार में हिस्सेदारी करके बड़ौदा का विकास कराए। प्रदेश में बने मौजूदा राजनीतिक समीकरणों से बड़ा सवाल कांग्रेस की टीम को लेकर है कि क्या कांग्रेस बड़ौदा के दंगल में फिर से बिखरी हुई टीम के साथ उतरेगी। तो वहीं सवाल जननायक जनता पार्टी से भी है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अगर विधायक बनाने का दावा कर रहे हैं
तो क्या सरकार में सहयोगी जेजेपी इस सीट पर कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हो गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी हां, तो पॉलिटिकल पंचायत में इस बात को समझने की जरूरत है कि एक तरफ कांग्रेस अपनी कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पा रही है, न तो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और ना पिछले प्रदेश अध्यक्ष ऐसा कर पाए, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की एक अलग ही कहानी है। संगठन में परिवर्तन और जिस तरीके से नई टीम को तैयार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बड़ौदा उपचुनाव के जो प्रभारी हैं जेपी दलाल, वो सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक सीधे तौर पर सरकार को सपोर्ट करेगा। कुछ सवाल हैं जो आज पॉलिटिकल पंचायत में हम उठाने वाले हैं, उन सवालों से आपको रूबरू कराते हैं। उसके बाद अपने खास मेहमान जो पंचायत में आज हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे बातचीत करेंगे। पहले कुछ सवाल। चुनाव में बिखरी टीम के साथ कांग्रेस उतरेगी क्या? कांग्रेस की कार्यकारिणी तय न हो पाने के पीछे क्या अंतर्कलह वजह है? हुड्डा और सैलजा में भी तकरार है। बिना टीम कांग्रेस कैसे चलेगी चुनावी बाजी? ये चंद सवाल हैं जो आज पॉलिटिकल पंचायत के मन से हम पूछ रहे हैं कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस कांग्रेस को परेशान कर रहा है क्या? जेपी दलाल का बयान दावेदारी पर साफ संकेत। तो ये कुछ सवाल हैं जो आज पॉलिटिकल पंचायत में तमाम दर्शकों के सामने हम रख रहे हैं और जानने की अपने तमाम पैनलिस्ट से कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, आइए तारुफ कराते हैं, उसके बाद पंचायत की शुरुआत। वीरेंद्र चौहान साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रमेश बामल जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरविंद भारद्वाज जी जेजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरविंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अमनदीप केसरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो रमेश बावल जी आपसे जानना चाहता हूं मैं, संगठन बनेगा लेकिन कब बनेगा? देखो सर, जहां तक गठन के सवाल पे जो धनखड़ जी ने जो टिप्पणी की है वो सरासर गलत है। टिप्पणी इस तरह की अपने घर में रहें और दूसरे के घर के बारे इस तरह की टिप्पणी करना बहुत ही निंदा है का काम है उनका। आप जिस तरह उन्होंने कहा कि ये सर उन्होंने क्या कहा छोड़िए ना, मैं तो ये पूछ ही नहीं रहा रमेश बामल जी कि उन्होंने क्या कहा, मैं तो ये पूछ रहा हूं आपका संगठन कब बनेगा? संगठन बनाएंगे, अभी ये कोरोना वायरस की वजह से हम संगठन नहीं बना पाए और अपनी मीटिंग नहीं ले पाए। अशोक तंवर के वक्त में भी कोरोना था क्या? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोरोना के उनके तंवर जी के टाइम में कार्यकारिणी बनी हुई थी और उस टाइम आज भी ऐसा बोल दिए तंवर जी के टाइम पर सिर्फ टवल था और अभी शैलजा जी के टाइम में तो 3-4 महीने से कोरोना आया है, साल भर उनको हो गया, लेकिन अभी भी एक मत तो है नहीं पार्टी, इसलिए संगठन कैसे तैयार कर लें? सर इसमें ऐसा है कि 20 जो प्रदेश प्रवक्ता अपॉइंट किए, 8 पहले किए थे और 12 अभी बनाए गए हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जाके जो लोगों को वहां मिल रहे हैं और जो अपना कार्य पूरी तरह से कर रहे हैं। तो इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है कि कार्यकारिणी नहीं बनाई, इसका इस उपचुनाव में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जी। सर इफेक्ट पड़ना या नहीं पड़ना ये सवाल तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि कार्यकारिणी बन क्यों नहीं रही, संगठन बन क्यों नहीं रहा? प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 1 साल कुछ महीने 1 महीने हुए प्रदेश अध्यक्ष बने हुए और उनके कार्यकाल उनकी टीम बन गई। आपके प्रदेश अध्यक्ष को बने में 1 साल हो गए, पिछला का तो छोड़ ही दीजिए, अब इस 1 साल में 4 महीने ही तो कोरोना के गए साहब, बाकी के 8 महीने का क्या हो गया? अरे मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब देता हूं जी। अभी कोरोना अभी अब हमारी प्लानिंग हुई थी कि अभी हम जल्द ही एक कार्यकारिणी का गठन करेंगे, लेकिन कोरोना वायरस 13 तारीख को आप लोग प्रदर्शन करते हैं और 13 तारीख को प्रदर्शन किया जाता है, शैलजा जी के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हैं आप लोग बीजेपी के खिलाफ, और विधायक दल के नेता जो है वो दिल्ली में बैठे रहते हैं। हम सभी अभी आप देखिए कि हर हलके में हर जिले में 13 तारीख की बात तो बता दीजिए। 13 तारीख को प्रदर्शन करना था आप लोगों को पूरे प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ, और विधायक दल के नेता दिल्ली में बैठे हुए थे। नहीं जी,
हम सभी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट पे गए थे और जितने भी लीडर थे अपने अपने हलकों में भूपेंद्र और हुड्डा कहाँ डिस्ट्रिक्ट थे? लेवल पे गए किरण थे। चौधरी और कहाँ थी? मैं भी हमारे एमएलए के साथ, सुरजेवाला हमारे कहाँ थे? एमएलए और जो हमारे हल्के की जो डिस्ट्रिक्ट कार्यकारिणी थी रमेश हमारी, बामल जी, आपका उस तो मैं पूरी पूछ ही नहीं रहा ना, कार्यकारिणी के साथ। और आपका तो मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं तो पूछ रहा भूपेंद्र हुड्डा कहाँ थे, किरण चौधरी कहाँ थी, सुरजेवाला कहाँ थे 13 तारीख को? सब अपने अपने उसमें गए हुए थे और तो अपने जानकारी, सारे अपने जानकारी टीम जुटाइए, के फिर साथ अपने डिबेट में काम कर आइएगा। जानकारी जुटा लीजिए, तब डिबेट में आया कीजिए। कुछ भी बोल देने से मैं मान नहीं लूंगा। वीरेंद्र चौहान साहब, चलिए, कार्यकारिणी का आपने, नई टीम का गठन आपने कर लिया, बधाई हो आप लोगों को, नई टीम के साथ प्रदेश अध्यक्ष आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो उपचुनाव के प्रभारी हैं जेपी दलाल साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि बीजेपी का विधायक पार्टी को, सरकार को और मजबूती देगा। यानी क्या बीजेपी ये तय कर चुकी है कि बड़ौदा से बीजेपी का ही कैंडिडेट होगा? उन्होंने ये नहीं कहा कि गठबंधन का विधायक, उन्होंने कहा बीजेपी का विधायक। चौहान साहब, दोनों दल जो सरकार में हैं, गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सिद्धांत रूप में ये तय हो चुका है। इसमें कहीं कोई इसमें संशय का कोई स्कोप बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लड़ेगा। जहां तक मेरी समझ कहती है, भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी वहां उतरने वाला है चुनावी दंगल में। और गठबंधन का जो, चलिए, आपने भी एक तरह से क्लियर कर दिया वीरेंद्र चौहान जी कि बीजेपी का ही कैंडिडेट होगा। थोड़ा सा पूरा करने की, मैं बहुत दिन के बाद आज हम लोग चर्चा में जुड़े हैं वीरेंद्र चौहान जी, बहुत दिन के बाद आज आपका और मेरा आमना सामना है, तो थोड़ा सा मैं जेजेपी को ले आता हूं, थोड़ा सा जेजेपी को ले आता हूं। जो भी वहां प्रत्याशी होगा, निश्चित रूप से वो गठबंधन का विधायक तो होगा ही। ठीक है, बिल्कुल। अरविंद भारद्वाज जी लीजिए। हमने ये तय कर रखा है, जेपी दलाल तो कह ही रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष तो कह ही रहे हैं, आपके सामने वीरेंद्र चौहान जी भी ने कह दिया कि उनका भी ये मानना है कि बीजेपी का ही कैंडिडेट होगा। साकेत जी, मेरा यही मानना है कि जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार हो। देखिए, बात सवाल ये नहीं है कि मेरे मानने से क्या होता है या चौहान साहब के मानने से क्या होता है। सवाल ये है कि दोनों पार्टियों की जो आधिकारिक जो घोषणा है वो क्या होती है। अभी तक ऐसी कोई ना तो औपचारिक बैठक दोनों पार्टियों की हुई है और ना कोई घोषणा हुई है। ठीक है, चौहान साहब अपनी पार्टी का उम्मीदवार चाहते हैं, अच्छी बात है ये, और जिस तरह हम भी चाहते हैं कि जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार हो। सभी पार्टियों के कार्यकर्ता चाहते हैं, अति उत्साहित हैं इस चुनाव को लेकर। हम सब चाहते हैं कि हमारी अपनी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़े। ये हमारी व्यक्तिगत इच्छा है और ये दलाल साहब की भी व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है। अरविंद भारद्वाज जी, मैं एक चीज आपसे ये जानना चाहता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरविंद जी, जो इसके लिए अधिकृत किए जाएं, अरविंद जी, ये हमारी अपनी इच्छा है। अरविंद जी, एक चीज बताइए, एक सेकंड चौहान साहब, एक सेकंड। अरविंद जी, भारतीय जनता पार्टी का जो भी बड़ा नेता, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो या फिर विधायक हो, वो जब भी यहाँ का दौरा कर रहे हैं बड़ौदा का, या उनसे कहीं भी सवाल किया जा रहा है, तो वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी का ही कैंडिडेट होगा। मैं कार्यकर्ताओं और नेताओं की बात नहीं कर रहा, मैं कैबिनेट रैंक, कैबिनेट मंत्री, इनकी बात कर रहा हूं। ये कह रहे हैं जेपी दलाल, जिनको उपचुनाव का प्रभारी बनाया गया है साहब, वो कह रहे हैं कि अब उम्मीदवारी छोड़िए, बीजेपी का विधायक होगा जो सरकार को मदद करेगा। तो ऐसे में आपकी पार्टी की तरफ से अजय चौटाला का बयान नहीं आता है, दिग्विजय चौटाला का बयान नहीं आता है, दुष्यंत चौटाला का बयान नहीं आता है। अरविंद भारद्वाज जी से ये सवाल है मेरा। साकेत जी, हमारी ओर से आपको जो भी बयान अब तक मिला होगा, चाहे वो दिग्विजय चौटाला जी का हो या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का हो या और किसी का भी हो, हमारी ओर से यही बयान है कि ये चुनाव गठबंधन मिलकर लड़ेगा। भाजपा और जजपा दोनों मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगी और प्रत्याशी किसका होगा ये अभी तय नहीं हुआ है जी। अगर कोई अपनी इच्छा अनुसार ये उम्मीद करता हो या ये इच्छा रखता हो कि मेरी पार्टी से ही उम्मीदवार हो या प्रत्याशी लड़े, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है या कोई सही बात, ठीक बात है, आपकी बात ठीक है बिल्कुल अरविंद भारद्वाज जी। लेकिन अरविंद भारद्वाज जी, लेकिन साकेत जी, मुझे एक ही बात जोड़नी है। हाँ ठीक है, बोलिए वीरेंद्र जी। बड़ौदा का चुनाव हम और अरविंद जी की पार्टी मिलकर लड़ रहे हैं, ये हमने घोषणा कर दी है।
रही प्रत्याशी की बात, वो भी हम ही तय करेंगे। और आप या हमारा कोई दूसरा विरोधी, आप तो मित्र हो, लाख चाहें हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम अपने राजनीतिक विरोधियों से बड़ौदा में लड़ेंगे और उनको परास्त करेंगे। उसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। ठीक है, बेहतरीन प्रत्याशी देंगे, अच्छी बात से है। चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आपके साथ यहां स्टूडियो में चर्चा करने के लिए लौटेंगे। बीजेपी के कैंडिडेट के साथ मैंने फिर कहा ना, प्रत्याशी हमारा होगा, गठबंधन का होगा। आप क्यों चिंतित होते हैं? ठीक है, अरे नहीं, मैं चिंतित बिल्कुल नहीं। आपका हो, जेजेपी का हो, गठबंधन का हो, किसी बाहरी का हो, आप सपोर्ट कीजिए, मेरी कोई चिंता नहीं है। बेहतरीन चुनाव ठीक है, दमदार ढंग से लड़ेंगे। अरविंद जी आपके पास आऊं, एक बार जरा अमनदीप केसरी जी को भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। अमनदीप केसरी साहब बहुत शांति से पूरी चर्चा को सुन रहे हैं। केसरी साहब, कांग्रेस एक तरफ अपने संगठन को तैयार नहीं कर पा रही, बीजेपी ने कर दिया है, जेजेपी के साथ उतरेंगे, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, अब प्रत्याशी को लेकर के थोड़ी सी खींचतान इनमें चल रही है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल की स्थिति क्या है साहब? इंडियन नेशनल लोकदल की स्थिति क्या है? देखिए साकेत जी, इंडियन नेशनल लोकदल की स्थिति की मैं बात करूं तो कल ही चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के 5 दिवसीय बड़ौदा के दौरे खत्म हुए हैं और आप सभी मीडिया वाले भी वहां पर थे। विस्तृत में उन्होंने देखा कि कैसे जनता का प्यार खासकर पे ग्राउंड लेवल पर पार्टी को मिल रहा है और अभय सिंह चौटाला की जो बातों पे उन्होंने जनता जो विश्वास कर रही है, क्योंकि उनको एक ही उम्मीद केवल दिखती है। और खासकर मैं बड़ौदा हल्के की बात करूं तो वो जो है किसानों का एक हल्का है, खासकर ग्रामीण परिवेश का जो हल्का है, जिसके अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पहले भी बहुत बार जीत दर्ज कर चुका है और हम चौधरी देवीलाल को मानने वाले वहां पर बड़ी संख्या में वोटर हैं। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के रूप में ही वो उनको एक उम्मीद उनकी बची है। उनको पता है कि एकमात्र किसान नेता जो गरीब कमेरे किसान की आवाज उठा सकते हैं वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। और जहां तक कि जेजेपी की बात है, जेजेपी साहब, आपने साकेत जी जैसे अपने संवाद में क्लियर ही कर दिया दोनों प्रवक्ताओं के बीच में कि भाई जेजेपी तो वहां पर सरेंडर कर ही चुकी है, वहां पर जेजेपी बिल्कुल भी उतर नहीं सकती। और मैं तो ये कहूंगा कि अभय सिंह चौटाला जी ने भी कहा है, इनका कोई प्री पोल अलायंस नहीं था, ये पोस्ट पोल अलायंस हुआ है। तो क्यों ना ये दोनों अपने कैंडिडेट उतारें, अगर दोनों की इतना इच्छा है। जैसे अरविंद जी भी कह रहे थे कि हमारी भी इच्छा है और भाजपा की भी इच्छा है, दोनों अपने कैंडिडेट उतार दें। आपका कोई पहले से अलायंस थोड़ी हुआ है, कोई अलायंस वैसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम थोड़ी डिसाइड हुआ है, कोई कॉमन एजेंडा थोड़ी डिसाइड हुआ है। आपका तो एक स्वार्थ का गठबंधन है और एक स्वार्थी गठबंधन के अंदर फिर से एक स्वार्थ का मौका है। आप बनाइए ना, दोनों अपने अपने उम्मीदवार उतारिए। लेकिन ये इसलिए नहीं उतारेंगे साकेत जी क्योंकि ये जनता को भांप चुके हैं। जनता का जो गुस्सा सरकार के प्रति है वो इनको साफ साफ दिख रहा है और उसके लिए ठीक है, आपको काउंटर कर रहे हैं। अरे तो जींद वाले को आपको काउंटर कर रहे हैं अरविंद भारद्वाज, आप उतारिए जींद वाले को भी, अरविंद भारद्वाज जी का काउंटर को भी उतारिए। अमनदीप जी के लिए अरविंद भारद्वाज जी का काउंटर। आपको आप क्यों उल्टी सीधी बातें ठीक है अमनदीप जी, एक बार अरविंद जी को सुन लेते हैं। अमनदीप जी ठीक है, बोलिए अरविंद जी बोलिए। आप ये 2000 नहीं आएंगे, 2000 पर्चियां नहीं निकलेंगी, 2000। आप तो जींद वाले को उतार लो ना भाई, फिर से देख लेना। नहीं आपके लिए तो अरविंद जी आप ज्यादा दे रहे हो, 2000 भी आपके तो फायदे की बात, 2000 भी ज्यादा दे रहे हो। और ये वीरेंद्र चौहान जी मेरे साथी हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई गठबंधन का कैंडिडेट होगा। अरे साहब आपका गठबंधन हुआ ही नहीं है, ये केवल स्वार्थ की सरकार है। आप बताइए तो सही कि कौन से देखिए कौन सा गठबंधन हुआ। देखिए मजेदार बात है, का क्या नाम है? साकेत एनडीए नाम है, जरा मैं यूपीए नाम है, ये महाराष्ट्र विकास गाड़ी नाम है। ठीक है अमनदीप जी एक सेकंड होल्ड कीजिए। गठबंधन का अमनदीप जी एक सेकंड क्यों हो गई? अमन जी की पार्टी की इतनी दुर्दशा क्यों हो गई कि ये अब हमारा प्रत्याशी भी तय करना चाहते हैं, हमारा गठबंधन हुआ कि नहीं हुआ इसका फैसला भी यही करना चाहते हैं। साहब अपना आंगन, अपना घर, अपनी पार्टी संभाल लीजिए। आपको हरियाणा की जनता ने अच्छे से समझा दिया है कि जिन चौधरी देवीलाल का नाम लेकर आप राजनीति करते हो, हरियाणा की जनता उनका उत्तराधिकारी आपको नहीं मानती है। तो हरियाणा की जनता इनेलो को तो कम से कम पिछले चुनाव में चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी नहीं माना। एक कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए।
ठीक है, जरा एक बार आपकी अपनी पहले ये एक सेकंड वीरेंद्र जी, एक सेकंड, मैं जरा कांग्रेस का रुख करता हूँ, हमारे उत्तराधिकारी कांग्रेस का रुख कर लेते हैं एक बार जरा। एक सेकंड, रमेश बामल साहब, रमेश बामल साहब, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने, वीरेंद्र चौहान जी एक सेकंड, वीरेंद्र चौहान जी एक सेकंड, प्रत्याशी अपने हिसाब से ठीक है, ठीक है वीरेंद्र चौहान जी, तय करने वाले नहीं है। ठीक है वीरेंद्र जी। सवाल बामल साहब आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये कह दिया कि जो दलित पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष थे, इसकी वजह से इस बार भी, उस बार भी नहीं बनने दिया, इस बार भी दलित की बेटी है फिर भी नहीं बनने दे रहे हैं, तो क्या एक तरफ से इशारा यह है कि पार्टी दलित विरोधी है क्या? सुनील जी दोबारा करें, रिपीट एक बार। मैं ये पूछ रहा हूं कि ओम प्रकाश धनखड़ ने ये कहा कि पहले अशोक तंवर थे, वो भी दलित थे, तो उनके वक्त में भी संगठन का तैयार नहीं करने दिया गया, इस बार भी दलित की बेटी है तो संगठन नहीं बनने दिया जा रहा है। उनका आशय यह है कि क्या कांग्रेस दलित विरोधी है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है जी। कांग्रेस 36 बिरादरी के लिए काम करती है, शुरू से ही हिस्ट्री रही है कांग्रेस की। सुमन जी आप कभी भी पूरी हिस्ट्री उठा के देखिए, कभी भी इस तरह की बात नहीं हुई कांग्रेस के अंदर। यहाँ 36 बिरादरी का प्रॉपर सम्मान होता है हमारे यहाँ कांग्रेस में। अरविंद भारद्वाज जी, आखिर ऐसी क्या बात है कि कांग्रेस के अंदर आखिर ऐसा चल क्या रहा है कि कांग्रेस, हालांकि विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा कांग्रेस की तरफ से, इसे नकारा नहीं जा सकता है पिछले विधानसभा की तुलना में, लेकिन इसके बावजूद अरविंद जी आपको क्या लगता है? अरविंद जी, सुमन जी आप ये देखिए कि एक सेकंड, रमेश बामल साहब एक सेकंड, बामल साहब, जिस दबंग ग्रुप ने पहले अशोक तंवर जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे उनके ऊपर हमला करवाया, 5 साल वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनको कार्यकारिणी तक घोषित नहीं करने दी, उनको अपने कार्यक्रम में घुसने तक वो नहीं देते थे। यही जो दबंग वर्ग है ये आज फिर, क्योंकि कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष बन गई, यही दबंग वर्ग आज फिर हावी उनके ऊपर होना चाह रहा है और यही वजह है कि वो कार्यकारिणी तक घोषित नहीं कर पा रही है। बेचारी 1 साल उन्हें हो गया और बड़ी संघर्षशील है लेडीज, बड़ी मेहनती है वो कुमारी शैलजा जी, सांसद रही है कई बार, परंतु आज ये दबंग वर्ग उनके ऊपर भी दोबारा हावी हो चुका है और ये उन्हें भी कार्यकारिणी घोषित नहीं होने दे रहा। दूसरी बात, मेरे इनेलो के साथी भी बोल रहे थे, देखिए साहब, जब चौटाला साहब को सजा हुई थी वो 31 विधायक छोड़कर गए थे, इनके जो नेताजी हैं उनके भरोसे, अब वो 31 से वो 19 पर लेकर आए, 19 से वो एक सिंगल अकेले रह गए, तो कहां 31 कहां 1? इतनी बड़ी जो ग्रोथ रेट है, इतनी बड़ी जो तरक्की है उन नेताजी के नेतृत्व में, उसके बाद भी ये उम्मीद करते हैं कि वो नेताजी इनकी नैया को पार करेंगे। और जो जींद का जो हाल था वो ये देख चुके हैं, जबकि वो 2 पार्टियों ने चुनाव लड़ा, बसपा और इनेलो दोनों मिलकर लड़ी और 34-54 वोट आई थी, तो उससे अंदाजा लगा लीजिए उसमें कितनी इनकी वोट थी, कितनी बसपा की वोट थी। तो ये तो पिक्चर में है ही नहीं, इनेलो को तो भूल जाना चाहिए। ये जो जितनी जद्दोजहद अभय सिंह जी कर रहे हैं ना, अमनदीप जी का जल्दी से काउंटर लेते हैं। अमनदीप जी बोलिए। सुमन जी ऐसा है, बोलिए अमनदीप जी। जब चुनाव हुए जी साकेत जी, मैं अरविंद जी को बताना चाहूंगा कि बार बार जींद को दोहराते हैं। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं कि जींद वाले प्रत्याशी को इस बार मौका है, आप उतारिए सही। और दूसरी बात, ये बड़े ध्यान से आंकड़े बता रहे हैं, मैं कहीं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अरविंद जी के खुद के विधानसभा हल्के की बात करूंगा कि ये पृथला विधानसभा हल्का जहां से अरविंद भारद्वाज खुद चुनाव लड़े थे, वहां से जेजेपी प्रत्याशी चुनाव मैदान से छोड़कर भाग गई, जिसको टिकट दिया था वो छोड़कर के भाग गई। अपने हल्के की तो बताइए साहब, आप बड़े तीर मार्का बनते हैं, पृथला से जेजेपी प्रत्याशी क्यों भाग गई? दूसरों को तो 34-54 बता रहे हैं, अपना तो आपका 0 आया। बड़ौदा में आप कहीं नहीं हो तस्वीर में, इस बात को समझ लीजिए। चलिए, कांग्रेस, वीरेंद्र चौहान, पॉलिटिकल पंचायत में आप सारे लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ पॉलिटिकल पंचायत में शिरकत करने के लिए। वक्त की कमी की वजह से चर्चा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।